दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं वरिष्ठ और स्थापित चर्चित लेखक, आलोचक और चिंतक वीरेंद्र यादव जी। वीरेंद्र यादव जी अपनी लेखनी से विभिन्न विषयों को उठाते रहते हैं और उसमें सार्थक हस्तक्षेप करते हैं। इनके बारे में जितना मेरे पास जानकारी है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ। इनका जन्म जो है वो 1950 में जौनपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में ही, और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के कारण या उसी समय से इनके जो राजनीतिक एक दृष्टि डेवलप हुई और उसमें इन्होंने फिर साहित्य में उस राजनीतिक दृष्टि के जरिए काफ़ी आलोचनाएं लिखी। इन्होंने काफ़ी पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न मुद्दों को उठाया और अगर कोई और मुद्दे साहित्य में उठ रहे हैं तो उस पर इन्होंने बहुत बखूबी और बेबाकी से उस पर अपनी राय रखी, टिप्पणी रखी। वीरेंद्र यादव जी की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसके बारे में मैं जो बता दूं, इनकी एक पुस्तक है उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता। उसके बाद से 2 विनिबंध हैं इनके, 90 दशक का औपन्यासिक परिदृश्य और समकालीन हिंदी उपन्यास। इसके अलावा इन्होंने द रिवॉल्यूशन, मिथ एंड रियलिटी, ये अंग्रेजी में ही इनकी पुस्तक है, और जॉन हंसी की पुस्तक जो हिरोशिमा है उसकी अंग्रेजी पुस्तक का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। 90 दशक में ये प्रयोजन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है और उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र जी को कई सम्मान मिले हैं, जिसमें 2001 में इनको आलोचना के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिला है। 2013 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण का सम्मान मिला है। फिर उसके बाद से इनको गुलाब राय स्मृति सम्मान मिला है और मुद्रा राक्षस स्मृति सम्मान मिला है। इन्होंने, जैसा मैंने बताया कि इनके आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं और काफी चर्चा का विषय रहे हैं। इन्होंने प्रेमचंद पर भी काफी लिखा है और जिसको हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद पर इन्होंने हस्तक्षेपकारी लेखन किया है। इन्होंने 1857 पर नई इतिहास दृष्टि के साथ लेखन किया और उसके लिए काफी चर्चित रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से, आजकल तो आप बहुत व्यस्त चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कि आपने मेरे लिए और हमारे मित्रों के लिए समय निकाला। धन्यवाद अरविंद। तो मैंने आपका परिचय तो थोड़ा सा अपने मित्रों को दे दिया है, अगर इसमें कुछ छूट रहा हो तो आप थोड़ा उस पर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अरविंद जी, मैं अपने परिचय में कोई विस्तार नहीं चाहता। परिचय से ज्यादा महत्वपूर्ण विचार हैं और हमारी आपकी बातचीत होगी। मैं समझता हूं कि मेरे विचार ही मेरा परिचय होंगे, इसलिए मैं इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहता। बस एक सुधार करना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ का इन दिनों अध्यक्ष नहीं हूं, अध्यक्ष मंडल का सदस्य हूं। बस एक सुधार। बाकी मैं समझता हूं हमारी आपकी बातचीत थोड़ा आगे बढ़ेगी और मेरी बातचीत ही मेरा परिचय होगी। और मैं बस एक थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहूंगा कि सामान्यतः होता ये है कि लोग लेखन के माध्यम से या जो है अपनी साहित्यिक रुचि के माध्यम से अपनी एक राजनीतिक राय बनाते हैं। मेरा रास्ता थोड़ा सा भिन्न था कि मैं
अपनी राजनीतिक राय के रास्ते साहित्य में आया, यानी कि अपनी सामाजिक सक्रियता और सामाजिक और जो पूरे देश और समाज के मुद्दे हैं उनके प्रति जुड़ते हुए, उनके प्रति उन पर निगाह रखते हुए और उन पर लिखते हुए, यानी कि मेरी रुचि पत्रकारिता में रही है और पत्रकारिता में रुचि होने के कारण सामयिक विषयों पर मैंने शुरुआती दौर में बहुत लेखन किया और स्तंभ भी लिखे। तो उस दौरान जो मेरी समझ बनी, उस समझ के साथ मैं पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हुए साहित्य के संसार में आया। और आपने बताया ही कि मेरी जो एकेडमिक शिक्षा है वो राजनीति शास्त्र की है, और मैं यह भी जोड़ दूं कि मैंने हिंदी साहित्य का एक विषय के रूप में कभी अध्ययन नहीं किया, यानी न स्नातक के स्तर पर न स्नातकोत्तर के स्तर पर। मैं अपनी रुचि से ही मैंने अपनी साहित्य की जो हमारी एक वैचारिक बनी है, रुचि से बनी है। बस इन शब्दों के साथ आगे आप बात बढ़ाएंगे तो ठीक लगेगा। आपने जैसे कि पॉलिटिकल साइंस से एमए किया आपने, और बस एक सवाल ये है मेरे दिमाग में अचानक अभी आया है कि पॉलिटिकल साइंस से एमए करने के बाद साहित्य की तरफ या साहित्य में आलोचना करने की इच्छा आपकी क्यों जागृत हुई और कैसे जागृत हुई? तो सर, मेरे छात्र जीवन में छात्र राजनीति की बहुत गहमा गहमी थी, और तो छात्र राजनीति की गहमा गहमी जो लखनऊ विश्वविद्यालय में थी, उसमें समाजवादी युवजन सभा की सक्रियता थी और स्टूडेंट फेडरेशन की सक्रियता थी। तो छात्र जीवन में ही इन छात्र संगठनों से मेरा जुड़ा हुआ। और देखिए, वामपंथ की एक विशेषता रही है कि एक समग्र बौद्धिक दृष्टि हमको वाम चेतना और वाम सोच से मिलती है। उस कारण जो एक राजनीतिक पत्र पत्रिकाएं थी उनको तो मैं पढ़ता ही था, उसके साथ साथ उस दौर में जो साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं थी, पहल हो, उत्तरार्ध हो, उत्तरगाथा हो, मार्कंडेय जी की कथा हो या आलोचना हो, इन सारी पत्रिकाओं के संपर्क में मैं शुरू के ही दौर में आ गया। और उन्हीं दिनों थोड़े आसपास मैंने डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक पढ़ी, आस्था और सौंदर्य। तो रामविलास शर्मा जी की उस पुस्तक आस्था और सौंदर्य को पढ़ते हुए, वो बड़ी मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण पोलेमिकल, यानी वाद विवाद संवाद की शैली में लिखी हुई किताब है। उसने मुझे बहुत आकृष्ट किया उपन्यासों की तरफ, कथा साहित्य की तरफ। तो मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा का ऋणी हूँ कि उस आस्था और सौंदर्य पुस्तक से मेरा परिचय हुआ, और उस पुस्तक के माध्यम से मैं कथा साहित्य की ओर आकृष्ट हुआ। हालांकि विडंबना यह भी है कि जिन डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक पढ़ करके, जिनके विचारों से अभिभूत होकर के, जिनकी लेखन शैली से प्रभावित होकर के मैं हिंदी आलोचना के दुनिया में आया, आज उन्हीं डॉक्टर रामविलास शर्मा के चिंतन से मेरी गंभीर असहमति है और अक्सर मैं टकराता रहता हूँ। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक वटवृक्ष की तरह हैं, और लेकिन उनके विचार हमें हमेशा जो है उत्तेजित करते हैं, उनसे टकराने का एक अवसर देते हैं। मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा को पढ़ते हुए और उनसे सीखते हुए आज उनके विचारों से असहमत प्रकट करने की स्थिति में पहुंचा हूं। थोड़ा सा मुझे बताइए कि एक दो बिंदु जिस पर आपको उनसे असहमति है। असहमति तो मेरी भी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी इस असहमति किन किन मुद्दों पर है? एक तो देखिए, प्रमुख बात जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की कथा दृष्टि में, दरअसल मैंने साहित्य में हिंदी कथा साहित्य को ही विषय बनाया है, तो मैं थोड़ी बात डॉक्टर रामविलास शर्मा की कथा दृष्टि। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं और शिखर के आलोचक रहे हैं, और स्वाधीनता आंदोलन के जो बाद का जो दशक था, उस दशक में वो सक्रिय हो गए थे प्रगतिशील लेखन आंदोलन में और अपने आलोचना कर्म को लेकर।
और जो स्वाधीनता के थोड़े पूर्व का समय था, वो वामपंथ का एक संकीर्णतावादी समय था, बीटी रणदिवे के नेतृत्व में। उन्हीं दिनों डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव थे। तो एक जो है वामपंथ की जो एक जो है एक स्टालिनवादी जो एक सोच थी, विचारधारा थी, उस सोच के अंतर्गत डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो वर्ग की अवधारणा विकसित की, वो वर्ग की अवधारणा हिंदी के कथा साहित्य को समझने के लिए मुझे आज अपर्याप्त लगती है। यानी कि अगर हम प्रेमचंद के भी कथा साहित्य को समझना चाहें, प्रेमचंद की कहानी सदगत, सवा सेर गेहूं, बाबा जी का भोग, मंदिर या दूसरी बहुत सी कहानियां हैं, या गोदान उपन्यास ही समझना चाहें, तो ये कृतियां जो हैं वर्ग की अवधारणा से मात्र समझी नहीं जा सकती। वर्ग की अवधारणा के साथ साथ जो है वर्ण की अवधारणा को भी सोचना पड़ेगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के का जो चिंतन है, उस चिंतन में वर्ण नदारद है। वो कहते हैं कि किसी का शोषण जो है जातिगत आधार पर नहीं होता है कि कोई उच्च वर्ण का है, कोई निम्न वर्ण का है। जबकि हम भारतीय समाज की अगर वास्तविकता समझें तो जो शोषण की प्रक्रिया है, उस शोषण की प्रक्रिया में वर्णाश्रमी सामंती व्यवस्था एक बहुत बड़ा तत्व है। तो प्रेमचंद ने वर्ण से वर्ग तक की यात्रा की, और डॉक्टर रामविलास शर्मा जब कथा साहित्य की व्याख्या करते हैं, चाहे प्रेमचंद की करते हैं या फणीश्वरनाथ रेण के महिला अंचल की करते हैं, तो वे नजरअंदाज करते हैं जो एक वर्ण और जात के आधार पर जो शोषण की प्रक्रिया है भारतीय समाज के, उसको नजरअंदाज करते हैं। परिणाम उसका ये होता है कि महिला अंचल जैसी कृति को, क्योंकि उसमें जाति और जमीन के प्रश्न हैं, उसका विश्लेषण जिन संदर्भों में किया जाना चाहिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा अपनी वर्गीय सोच की सीमा के कारण नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि वे भारतीय समाज का मुख्य अंतर्विरोध साम्राज्यवाद और भारतीय समाज की परिस्थितियां मानते हैं। आज देखिए देश स्वाधीन है, और अगर हम ये द्विविभाजन करेंगे, साम्राज्यवाद यानी कि हम सारी समस्याओं की जड़ जो है साम्राज्यवाद को मानेंगे, और भारतीय समाज का जो आंतरिक जो संरचना है, जो कुलीन सामाजिक सत्ता संरचना है, अगर हम इसकी अनदेखी करेंगे तो हम सही राजनीतिक परिणामों तक भी नहीं पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो वर्गीय अवधारणा की सोच है, वो स्थिर थी, स्थिर थी, और अपने समय में कैद थी, और आज के प्रश्नों का और समसामयिक साहित्य के मूल्यांकन के लिए वो अपर्याप्त है। इसीलिए मैं अक्सर डॉक्टर रामविलास शर्मा की अवधारणा से टकराता रहता हूं। नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बताया। ये बताइए कि उन दिनों जैसे आपने उन दिनों के सीमाओं का जिक्र किया, वामपंथ या मार्क्सवाद को ठीक से मतलब ग्रहण करने के बाद भी क्या आपको लगता है कि व्यक्ति की जो अपनी जाति होती है, वो उस समझ को बहुत विस्तार देने में बाधा उत्पन्न करती है? देखिए, हमें स्वीकार करना चाहिए कि व्यक्ति का एक अवचेतन होता है, और एक अवचेतन जो है जाने अनजाने एक बाधा पैदा कर सकता है। सबके लिए बात सही नहीं है, लेकिन अक्सर यह एक जिसे कहा जाए कि एक कमजोरी हो सकती है, या एक मानवीय दुर्गुण हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दूसरी बात है कि बात डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के संदर्भ में हो रही थी, तो हमारा जो भारत का जो वामपंथ है, उस समूचे वामपंथ ने, एक अकेले डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नहीं, उस समूचे वामपंथ ने एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन होने के कारण, साम्यवाद की जो एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टि थी, उसके कारण वर्ग की अवधारणा को प्रमुखता दी, और यहाँ पर जो तत्व था, वर्णाश्रम का जो विभाजन था, उसके आधार पर शोषण था, उसको अपनी राजनीतिक पदावली में, राजनीतिक वैचारिकी में, राजनीतिक सैद्धांतिकी में उस तरह शामिल नहीं किया।
जिस तरह शामिल किया जाना चाहिए था। अब इसमें यह बात भी हो सकती है कि थोड़ा संकोच के साथ ही, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वामपंथी आंदोलन के नेतृत्व में भी नेतृत्वकारी भूमिका लगभग सारी वामपंथी राजनीतिक पार्टियों में नीचे से नहीं आई। यानी जो पढ़ा लिखा, जो उच्च वर्गीय समाज था, जो उच्च वर्णीय समाज था, तो उच्च वर्ग और उच्च वर्णीय समाज ने अपने को डिकास्ट करके, डिक्लास करके, वर्गच्युत होकर के, वर्णच्युत होकर के उस आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन किया और बहुत अच्छे ढंग से किया। उसकी एक सीमाएं थी, लेकिन जो समाज का हाशिए समाज था, जो दलित समाज था, जो शूद्र समाज था, जो मेहनत का समाज था, समय के अंतराल पर उसमें यह धारणा बनी कि नेतृत्वकारी भूमिका, यानी हमारा जो नेतृत्व है वो हमारे बीच से नहीं है। यही कारण हुआ कि बाद के दौर में देखिए जो अस्मितावादी पार्टियां बनी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन्होंने अपदस्थ कर दिया वामपंथी आंदोलन को। तो यह समझने की आवश्यकता है कि एक जो समाज का जो मेहनत कश तबका है, वो मेहनत कश तबका उस बदलाव की प्रक्रिया में, उस बदलाव के सिद्धांत को उस तरह से स्वीकार कर पा रहा है, अंगीकार कर पा रहा है। ये एक वामपंथ की कमजोरी रही है, राजनीति की भी कमजोरी रही है। और जिसे कहा जाए कि जिस तरह से वाम की एक सैद्धांतिकी को ज्यों का त्यों अपनाया गया साहित्य में, उसकी भी कमजोरी रही। ये अभी आपने जैसे बताया कि जो विमर्श की शक्तियां बाद में उभर करके आई, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, साउथ इंडिया में भी, तो ये बताइए कि इन्होंने जो अपदस्थ किया, तो लेकिन अपदस्थ करने के बाद इन्होंने वर्ण व्यवस्था को ही अडॉप्ट किया। दरअसल अगर इसको मैं कहूं कि अगर एक पॉलिटिकल वर्ड में कि जैसे मान लीजिए लड़ाई जो ब्राह्मणवाद मीन्स विचार के खिलाफ जो लड़ाई होनी चाहिए थी, तो ये जो सत्तासीन हुए, ये भी तो एक नए नव ब्राह्मण की तरह सत्ता पर काबिज हो गए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहां पर मैं एक फर्क करना चाहूंगा। देखिए, दक्षिण भारत के संदर्भ में, तमिलनाडु के संदर्भ में आप पेरियार की वैचारिकी को लीजिए, या समूचे भारत के संदर्भ में अंबेडकर के विचार को लीजिए, या लोहिया के विचार को लीजिए, तो पेरियार, अंबेडकर, लोहिया के विचार जाति व्यवस्था का समूल विनाश करने की इनकी वैचारिकी थी। हुआ क्या, यानी कि देखिए, जो जाति आधारित शोषण था, जाति को जो नष्ट करने की वैचारिकी थी, उससे प्रेरणा लेकर के चाहे तमिलनाडु का डीएमके हो, अन्ना डीएमके हो, वो उन पार्टियों ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। या हम उत्तर भारत में कहें तो यहाँ पर जो काशीराम जी ने जो आंदोलन चलाया, या लोहिया से प्रेरणा लेकर के जो मुलायम सिंह जी ने आंदोलन चलाया, या बिहार में जो है लालू प्रसाद जी का जो आंदोलन चला, ये सब उसी वैचारिकी से प्रेरणा प्राप्त करके इन आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। लेकिन हुआ क्या, देखिए, इन आंदोलनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने राजनीति का जनतांत्रिकरण किया। हाशिए के समाज, चाहे दलित हो, चाहे शूद्र समाज के लोग हों, या मेहनतकश जातियां हों, इन जातियों को जो है एक सम्मान का भाव दिया, और राजनीति के केंद्र में इनकी एक असरकारी उपस्थित हुई। लेकिन उसके बाद के दौर में क्या हुआ कि ये जो परिवर्तनकामी राजनीति से प्रेरणा प्राप्त करके, अंबेडकर और लोहिया के विचारों से प्रेरणा प्राप्त करके जो राजनीति शुरू हुई थी, उसने व्यवहारिक राजनीति में उसी मुहावरे का इस्तेमाल किया, जिस मुहावरे का इस्तेमाल दूसरी वो पार्टियां करती थी, सवर्णवादी पार्टियां करती थी, जिसके विरुद्ध इन पार्टियों का जन्म हुआ था। तो यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो आंदोलन एक जातिवाद के विरुद्ध, वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिशुद्ध था, वो आंदोलन उसी मुहावरे में रच बस कर रह गया। तो आज की जो स्थिति है, आज के हालात में, आज की स्थिति मुझे लगता है ये आंदोलन, इन आंदोलनों ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया। इन राजनीतिक दलों ने
चाहे डीएमके रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार की ये परिवर्तनकामी अस्मितावादी राजनीति करने वाली दल रहे हों, इन्होंने एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया। लेकिन आज जिस मुहाने जिस मोड़ पर खड़ी हुई हैं, ये उस भूमिका को जो आगे ले जाना था उसको ले जाने में असमर्थ है, और ये जो है अपनी भूमिका लगभग खोती हुई सी दिख रही है। इसलिए एक नवीनीकरण की आवश्यकता है। अंबेडकर के चिंतन को या लोहियावादी चिंतन को या पेरियार के चिंतन को एक नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि वो होगा। और गांव में, कस्बों में ये जो फ्रेम बना हुआ है इन राजनीतिक दलों का, इस ढांचे के बाहर भी हाशिए के समाज के लोग, मेहनत का समाज के लोगों में एक जो है वैचारिक जो है चिंतन एक चल रहा है, और जमीनी स्तर पर लोग सोच विचार कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे प्रतिरोधी लोग जो हैं एकजुट भी हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो ये ढांचा बना हुआ है इन राजनीतिक पार्टियों का, जो ये भोथला हो गया है, इसके बाहर जाकर के एक जो परिवर्तनकामी सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो अपना स्वरूप सकारात्मक रूप से ग्रहण करेगी। हम लोग मुख्य विषय पर आने से पहले एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि चूंकि प्रेमचंद से वो बात जुड़ी भी बाद में साबित होगी, ये बताइए कि ये जो अपनी जो जातिगत आधार पर या अपने अस्मिता के सवाल पर ये जो पार्टियां जो सत्ता में आ गई, और हमने देखा कि इन्होंने कई राज्यों में कई सालों तक इन्होंने काफी काम किया, लेकिन सच तो ये होता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये मूलतः जमीन के सवाल से जुड़ी होती है, क्योंकि जमीन पर जिसका कब्जा ज्यादा है, जाहिर सी बात है वो उच्च वर्ण के लोगों का कब्जा ज्यादा है। हाँ, ठीक बात है ना, मतलब और अगर हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं या खड़ा करना चाहते हैं तो जमीन के सवाल को तो जरूर उठाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने सत्ता में आने के बाद भी न जमीनी कोई मतलब पुनर्वितरण का काम किया है, न इन्होंने जमीन में कोई सुधार लाने की कोशिश की, बल्कि और मजबूत हो गया वो मामला। और आज अगर हम देखें कि तो गांवों में जाकर के जो छोटी जातियां हैं जो धीरे धीरे उजड़ गई हैं, कि वो किसान से खेतिहर किसान हुए, खेतिहर किसान से मजदूर हो गए, मजदूर से वो प्रवासी मजदूर हो गए, तो ये तो अल्टीमेटली जमीन से जुड़ा हुआ मामला है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इंगित किया कि असली प्रश्न जमीन का है। और देखिए इन दिनों रेणुकी का शताब्दी वर्ष भी है, और महिला अंचल की बहुत चर्चा है। महिला अंचल के केंद्र में जमीन और जाति, इन दोनों का प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो हुआ क्या कि जो सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़कर के जो जमीन का प्रश्न उठाना चाहिए था, उस जमीन के प्रश्न को उठाने से वो संकोच करते रहे। कारण उसका ये रहा कि बहुत सी जो है शक्तियां इस आंदोलन के बीच भी उनके भी निहित स्वार्थ विकसित हो गए थे। इस कारण वो जमीन के सवालों को जिस तरह से उठाना चाहिए उन्होंने उठाया नहीं। और आप ध्यान दीजिए, जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों में खाली आरक्षण का सवाल नहीं था, उसमें जमीन का भी सवाल जुड़ा हुआ था। तो उसमें जो दूसरे मुद्दे थे उन मुद्दों की अनदेखी की गई। और ये बिल्कुल सही है कि अंबेडकर या लोहिया या पेरियार ने जो एक सामाजिक न्याय का एक आंदोलन, जो उसकी अवधारणा विकसित की थी, जमीन का समान बंटवारा या जमीन पर एकाधिकार को समाप्त किया जाना, वो एक उसका एक जरूरी तत्व था, और उस पर आगे काम नहीं हुआ, और वो निहित स्वार्थों के कारण नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि ये मतलब ये सारे जो राजनीतिक दल ये हैं, इन्होंने एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन उसके आगे के जो सवाल हैं उन सवालों से इन्होंने मुंह मोड़ा। और तो इसलिए आज जरूरी यह है कि बेबाकी के साथ
सफाई के साथ हो ये रहा है कि देखिए, वोट की राजनीति के चलते बहुत सी बातें नहीं कही जाती हैं। मुझे लगता है कि हमें आलोचनात्मक होना पड़ेगा, यानी कि अंबेडकर के विचारों को मानते हुए, लोहिया के विचारों को मानते हुए, पेरियार के विचारों को मानते हुए, जो इन पेरियार, अंबेडकर, लोहिया के जो अनुयायी हैं, इनका एक क्रिटिक करना पड़ेगा। और इन्होंने जो एक वर्चस्वशाली मुहावरे में ही राजनीति करना शुरू किया है, जो इन्होंने उस जो है मुख्य धारा की राजनीति में हिस्सेदारी करनी शुरू कर दी उन्हीं के मुद्दों के साथ। यानी कि अब हो क्या रहा है, यानी कि होड़ मची हुई है बहुजन समाज पार्टी के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच कि ब्राह्मण सभा या ब्राह्मण समाज का कौन कितना बड़ा सम्मान करता है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आप संकल्पबद्ध हुए थे संघर्ष के लिए, उसी के साथ आप सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इस बात पर भी ध्यान देना। नहीं, बहुत सही बात आपने कही। और मैं तो एक घटना का जिक्र यहाँ पर करूंगा, और ये ऐसी घटनाएं कई बार आपने भी देखा होगा कि अगर आप मतलब जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, नीची जात, मतलब जिसको बोलते हैं कि दलित समाज बोलते हैं, अगर उनमें जाए उनके विवाह समारोह, विवाह संस्कारों में, तो मैंने वहां देखा कि वहां पर वो सारे वही मंत्र, वही क्रियाक्रम, वही सारी चीजें होती हैं जो ब्राह्मण सदियों से करता रहा और उसी के सहारे राज करता रहा। मैंने एक बार सवाल किया, हमने कहा जब आप इन सारी चीजों को का विरोध कर रहे हो, जब आप वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हो आप, और तो इन चीजों को अडॉप्ट करने का क्या मतलब है? तो सवाल ये है कि अधिरचना के खिलाफ, अगर मैं टर्मिनोलॉजी में बात करूं, तो अधिरचना के खिलाफ लड़ते लड़ते एक तो आधार पर लड़ाई नहीं हुई कभी, दूसरी बात अधिरचना को अडॉप्ट भी करने की कोशिश की गई, और यहीं पर हमारा जो सत्ताधारी वर्ग है, वो जो सत्ता पे काबिज लोग हैं, उनको इसका फायदा मिल जाता है अल्टीमेटली। नहीं, ये बात बहुत आपने सही इंगित की। दरअसल देखिए, एम.आर. श्रीनिवास ने, जो समाजशास्त्री, उन्होंने संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया का उल्लेख किया है सोशियोलॉजी में। तो यानी कि जो निम्न वर्ग या निम्न जाति के लोग हैं, ये अक्सर जो है उच्च जाति के या उच्च वर्ग के संस्कारों को अपनाना चाहते हैं। उन संस्कारों को अपनाते हुए वे जो हैं उन्हीं प्रवृत्तियों का शिकार हो जाते हैं जिसके खिलाफ वो आंदोलन करने के लिए निकलते हैं। तो आज देखिए कि अंबेडकरवाद को तो अपनाया जा रहा है, अंबेडकर की मूर्तों पर माला फूल तो चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अंबेडकर ने 1956 में जब बौद्ध धर्म अपनाया था, जो 14 प्रतिज्ञाएं की थी, वो 14 प्रतिज्ञाएं जो हैं अंबेडकरवादी बहुत से लोग, बहुत से संगठन या अंबेडकर को मानने वाले, अंबेडकर के विचारों के प्रति जो प्रतिशत अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ये लोग उन 14 प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। अगर उन 14 प्रतिज्ञाओं में से 4 प्रतिज्ञाएं भी याद रखें तो वो इन कर्मकांडों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट हुए थे, उसी ब्राह्मणवाद के मूल्य जो है ये एक शूद्र समाज या दलित समाज उसको आत्मसात करता जा रहा है, उन्हीं कर्मकांडों को अपनाता जा रहा है और उन्हीं के जरिए स्वयं अपने आप को एक महत्वपूर्ण दिखाने की एक होड़ लगी हुई है। तो एक अजीब सा देखिए सामाजिक, लेकिन ये देखिए ऐसा ये है, इसी के साथ साथ स्थिति जहां एक तरह यही, वहीं दूसरी तरफ मैंने यह भी देखा है कि आज का जो युवा वर्ग है इन समाजों से आया हुआ, चाहे वो दलित समाज से आया हुआ हो, चाहे पिछड़े हुए समाज से आया हुआ, शूद्र जातियों के बीच से आया हुआ, एक पढ़ा लिखा एक वर्ग ऐसा है जो कि अंबेडकर को खाली जो है आवरण में ही नहीं, विचारों में भी अपनाना चाहता है। वो कर्मकांड से मुक्त होना चाहता है और देखिए वो ये मुहिम कर भी रहा है। जैसे सहारनपुर या आसपास, जैसे एक नाम ही ले लूं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह की मुहिम कर रहे हैं, या गुजरात में ऊना में जो मुहिम हुई कि
गाय की पूंछ तुम अपने पास रखो, हमारी जमीन हमें दे दो। यानी इस तरह की अनगूंज और इस तरह की चीजें भी दिखाई पड़ रही हैं। तो दोनों तरह की स्थितियां हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भाई अंबेडकर से प्रेरणा प्राप्त करके जो एक सामाजिक आंदोलन जो चलाए गए थे, लोहिया से प्रेरणा प्राप्त करके जो सामाजिक आंदोलन चलाए गए थे, जो जाति तोड़ो अभियान चलाए गए थे, उसमें सुस्ती आ गई है, उसमें मंदी आ गई है। वो आंदोलन अब लगभग अनुपस्थित होते जा रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात है, लेकिन अभी भी यह है। मैं स्वयं 2 वर्ष पूर्व एक विवाह में गया था, एक पिछड़ी जाति के युवक का विवाह था, जहां पर कि संविधान की प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई, संविधान का प्रीफेस पढ़ा गया, और कोई कर्मकांड नहीं किया गया, किसी पंडित को नहीं बुलाया गया। ऐसी भी चीजें हो रही हैं, लेकिन जिस स्तर पर होनी चाहिए उस स्तर पर नहीं हो रही। तो दोनों तरह की चेतना, दोनों तरह की चीजें मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि जो एक प्रच्छन्न धारा परिवर्तन की है, और जो कस्बों में और गांव में है, उसे और जो है अपनाने की, उसे और महत्व देने की, उस पर और चर्चा करने की आवश्यकता है। और देखिए, कसौटी क्या होनी चाहिए? कसौटी चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे दूसरी जातियां हो, कि आप जो है ब्राह्मणवाद के जो एक पतनशील मूल्य हैं, उनकी आलोचना करते हैं या नहीं, अपने विचारों में या अपने साहित्य में। अगर कोई ब्राह्मण भी है, एक परंपरा देखिए रही है, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, भगवत शरण उपाध्याय, इस तरह के लोग रहे हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद के जो पतनशील मूल्य थे उनके विरुद्ध खड़े हुए, उनकी आलोचना की। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि महज कोई अगर दलित या शूद्र समाज में पैदा हुआ है, ये पर्याप्त नहीं है ये सिद्ध करने के लिए वो ब्राह्मणवाद का विरोधी है। वो वास्तव में ब्राह्मणवादी मूल्यों का वहन कर रहा है या उनके विरोध में खड़ा है, यह चीज तय करेगी। तो अंबेडकरवाद की कसौटी यह है कि जो ब्राह्मणवाद इस देश की गुलामी का एक कारक रहा है, उसके विरुद्ध आप जो है वास्तव में संघर्ष है या नहीं है, विचार के स्तर पर भी और आंदोलन के स्तर पर भी। अब हम लोग मुख्य विषय पे चलते हैं, और ये अगर इस पे बात करेंगे तो हम इसी में रह जाएंगे। हाँ, बहुत जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चूंकि आपका प्रेमचंद के पूरे साहित्य, प्रेमचंद के पूरे रचना संसार पर आपका हस्तक्षेपकारी आपका लेखन रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रेमचंद की जो दृष्टि थी, प्रेमचंद की जो रचना दृष्टि थी, उस समय के हिसाब से प्रेमचंद और लेखकों से उस दौर में अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि आज भी तमाम उनकी आलोचनाओं के बावजूद आज भी वे प्रासंगिक क्यों बने हुए हैं? ये दो सवाल, इस पर मैं आपका वक्तव्य बहुत डिटेल में और बहुत बेबाकी से मैं जानना चाहता हूं, और मेरे दोस्त भी इस पर बैठे हुए हैं, वो जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक करेक्शन है आया हुआ है कि वो 14 प्रतिज्ञाएं नहीं थी, वो 22 प्रतिज्ञाएं थी। यहाँ पर कितने? उन्होंने यहाँ पर 22। ठीक है, मैं उस सुधार को स्वीकारता हूँ। मेरे संज्ञान में जो था मैंने कहा उसको। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो हाँ, तो इन दो चीजों पर हम बात करेंगे। तो जी। आप अपनी बात को बेबाकी से रखिए। देखिए, प्रेमचंद मात्र एक लेखक नहीं थे, प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के भी लेखक थे। अगर हम प्रेमचंद के समय को हम याद करें तो प्रेमचंद ने जो है उनके समय में मैं 3 नाम लूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसी दौर में आलोचनात्मक लेखन कर रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा। और मैथिली शरण गुप्त भी उसी दौर में जो है अपनी काव्य रचना कर रहे थे, भारत भारती से लिखी उन्होंने रचना लिखी।
मैथिली शरण गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद, इन तीनों का काल एक था, लेकिन अंतर इसमें क्या था? अंतर यह था कि मैथिली शरण गुप्त एक वर्णाश्रमी व्यवस्था या हिंदुत्व का जो एक पराभव हो रहा था उसको लेकर के बहुत चिंतित थे कि यवनों के कारण हिंदू धर्म का पराभव हुआ और किस तरह से एक वर्णाश्रम व्यवस्था को जो है एक अपने पुराने गौरव की ओर वापस ले जाया जाए, यह उनकी चिंता का विषय था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो उनका एक वैचारिक चिंतन था, उस चिंतन में भी उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, कहा कि भाई समाज में ऊंच नीच हमेशा रहे हैं और वो रहेंगे। उसी दौर में, उसी समय में प्रेमचंद ने क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं सरीखा लेख लिखा। वर्णाश्रम व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना राष्ट्रीयता की पहली शर्त है। तो एक भारतीय समाज को समझने की ये देखिए भिन्न दृष्टि थी। तो प्रेमचंद इस दृष्टि से एक अग्रगामी चिंतक, अग्रगामी विचारक और अग्रगामी लेखक थे। दूसरी बात यह है कि स्वाधीनता आंदोलन में लेखन करने के साथ साथ प्रेमचंद की दूसरी जो प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा थी कि भारतीय समाज को सामाजिक गुलामी से मुक्त करना। तो इस प्रतिज्ञा के कारण प्रेमचंद ने यह कहा कि साहित्य की कसौटी बदलनी हो। तो जब साहित्य की कसौटी बदलने की बात प्रेमचंद कर रहे थे, तो वो कविता, कहानी, उपन्यास को समझने की बात नहीं कर रहे थे। वो साहित्य के जनतांत्रिकरण की बात कर रहे थे कि साहित्य के केंद्र में स्त्री हो, किसान हो, दलित हो, दूसरे मेहनतकश और हाशिए के समाज के लोग हों, इस पर उनका ध्यान केंद्रित था। तो उन्होंने हिंदी साहित्य का एक विस्तार किया और जो उस समय की जो मूल समस्याएं थी, देखिए भारतीय समाज की मूल संरचना, उसमें एक सांप्रदायिकता बड़ी समस्या, उसमें एक वर्णाश्रम जातिगत संरचना एक बड़ी समस्या और उसमें पूंजी का आधिपत्य। तो प्रेमचंद ने इन तीनों कारकों को अपने चिंतन और अपने लेखन में समाहित किया। यानी उन्होंने महाजनी सभ्यता जैसा लेख लिखा, सांप्रदायिकता और संस्कृति जैसा लेख लिखा, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं सरीखा लेख लिखा। तो इन लेखों को लिखते हुए भारतीय समाज की जो मूल संरचना थी, जो मूल अंतर्विरोध थे, उसको उन्होंने रेखांकित किया। आज देखिए, स्वाधीनता के इतने वर्षों बाद जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ताकतें राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर हैं, तो भारत का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, उस अल्पसंख्यक को अन्य के रूप में कोने में ढकेला जा रहा है, ढकियाया जा रहा है। भारतीय राष्ट्र, भारतीय समाज की समस्याओं की सारी जड़ वो सबसे बड़े अल्पसंख्यक को बताया जा रहा है और वो निशाने पर है। आज की यह स्थिति हम प्रेमचंद के साहित्य के माध्यम से, प्रेमचंद के लेखन के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रेमचंद ने एक लेख लिखा था इस्लामी सभ्यता। तो वो लेख उन्होंने इसलिए लिखा था, यह बताने के लिए लिखा था कि हम अपने देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, जिसके लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं, हम उनके जीवन के बारे में नहीं जानते, हम उनके धर्म के बारे में नहीं जानते। बहुत सी मिथ्या अवधारणाएं हैं, उन मिथ्या अवधारणाओं के आधार पर हम अपनी राय बनाते हैं। और दूसरा, उन्होंने देखिए करबला सरीखा नाटक लिखा। सांप्रदायिकता और संस्कृति लेख में उन्होंने गाय, गोहत्या का मसला, खान पान की आदतें, इन सारे मसलों को केंद्रीकृत किया। और उसी दौर में अगर हम याद करें तो आचार्य चतुर्सेन प्रेमचंद के समकालीन लेखक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस्लाम का विश्व वृक्ष, जिसमें इस्लाम के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई थी। प्रेमचंद ने उस पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए आचार्य चतुर्सेन की बहुत लानत मलामत की। उन्होंने कहा, देखिए साहित्य की यह भूमिका नहीं है, आप साहित्य के माध्यम से समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं,
आप समाजद्रोही हैं। तो इस तरह से उन्होंने किया। तो प्रेमचंद, तात्पर्य कहने का ये कि भारतीय समाज की यानी उस गुलामी के दौर में, उस पराधीन भारत के दौर में उनकी समझ इतनी अग्रगामी थी कि जो वर्ण और जाति के आधार पर शोषण था, जो धर्म के आधार पर एक विभेद था, और जो पूंजी के आधार पर जो भारतीय समाज में एक शोषण की प्रक्रिया थी, इन तीनों बिंदुओं को उन्होंने एक समग्र चिंतन में समाहित किया। तो जो प्रेमचंद का एक समग्र चिंतन था, यानी कि प्रेमचंद ने सदगत कहानी लिख करके, मंदिर कहानी लिख करके, ठाकुर का कुआं सरी की कहानी लिख करके, और उसके बाद महाजनी सभ्यता सरीखा लेख लिख करके वर्ण से वर्ग तक की यात्रा की। यानी कि प्रेमचंद अपने समय में ही नहीं प्रासंगिक थे, प्रेमचंद आज भी कितने प्रासंगिक हैं। एक छोटे से उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि उन्होंने ठाकुर का कुआं कहानी लिखी थी प्रेमचंद ने। आज क्या स्थिति है? आगरा के पास के गांव को अभी हमने देखा पिछले एक सप्ताह पहले कि चिता पर से एक दलित महिला का शव हटवा दिया गया, उसका दाह संस्कार नहीं होने दिया गया इस आधार पर कि उस शमशान घाट पर और या शमशान की उस जगह पर जहां पर कि सवर्णों के या उच्च जातियों के शव जलाए जाते हैं, वहां दलित का शव नहीं जलाया जा सकता। तो प्रेमचंद का जो लेखन है, आज सवाल ये है कि चाहे किसान की दुर्दशा हो, किसान की जो स्थिति है, उन्होंने अपने लेखों में लगातार किसान की जो उसको फसल का उसको दाम नहीं मिलता, उसकी जो स्थिति होती जा रही है, उसकी जो उपज का सारा जो है जो उसको पैसा मिलता है वो लगान देने में ही खर्च हो जाता है। बलिदान सरीखी उन्होंने कहानी लिखी, गिरधारी जो उसका मुख्य किरदार है, उसकी त्रासदी क्या है। तो सवाल यह है कि प्रेमचंद की निगाह, और देखिए प्रेमचंद पर बात करते हुए अक्सर होता क्या है, प्रेमचंद का लेखन जो है, देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष यानी 1901-2 से शुरू होकर के 1936 तक है। 1936 में उनका निधन हुआ। तो उस पूरे दौर में उन्होंने भारतीय समाज के जो सुधारवादी आंदोलन थे, जो स्वाधीनता आंदोलन था, उसकी विभिन्न मंजिलों से गुजरते हुए अपनी वैचारिक दिनवित की और अपना लेखन किया। अब 1908 में अगर 1910 में उन्होंने एक कहानी लिखी, बड़े घर की बेटी। अगर बड़े घर की बेटी कहानी के विमर्श में प्रेमचंद को जड़ दिया जाए कि प्रेमचंद का नारी संबंधी चिंतन बड़े घर की बेटी तक ही सीमित था, तो बड़े घर की बेटी के आगे जाकर के उन्होंने नरक का मार्ग जैसी कहानी लिखी, शांति जैसी कहानी लिखी, कई और कहानियां। तो उन कहानियों का अगर हम पाठ नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम जो है प्रेमचंद को सही संदर्भों में नहीं समझ पाएंगे। तो प्रेमचंद एक विकास यात्रा तय करते हैं। तो आज अगर हम आज के सवालों के जवाब आज के प्रेमचंद में ढूंढते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि आज की जो प्रमुख समस्याएं हैं, वो प्रमुख समस्याएं जड़ मूल में आज देखिए, आजादी के बाद भी, आजादी के 7 दशकों से अधिक समय के बाद भी अपने मूल स्वरूप में वो समस्याएं अभी भी है। मैंने एक उदाहरण दिया ही, ऐसे एक बहुत से उदाहरण है। तो प्रेमचंद देखिए एक कथाकार होने के साथ साथ एक जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक बुद्धिजीवी, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की भी भूमिका में थे। वो हंस के संपादकियों में या जो जागरण पाक्षिक निकालते थे उसके संपादकियों में भारत की समस्याओं यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध तो लिखते ही लिखते थे, नाजीवाद के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, जो आर्थिक स्थितियां थी इसके खिलाफ, भूमि समस्या को लेकर के और स्त्री को लेकर के, यानी कि दहेज की समस्या या स्त्री के जो अधिकार हैं तलाक की या बाल विधवा, इस तरह की समस्याएं। उन्होंने यहाँ तक कि भी लिखा कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए अलग अलग उजरत क्यों दी जाती है, समान कार्य के लिए समान
मेहनताना दिया जाना चाहिए और लगातार स्त्रियों के अधिकारों के लिए वो अग्रगामी चिंतन करते रहे, अपने कहानियों में भी, अपने उपन्यासों में भी, अपने वैचारिक लेखों में भी। तात्पर्य कहने का ये कि चाहे स्त्री प्रश्न हो, दलित प्रश्न हो, किसान प्रश्न हो या जो संघर्षशील मेहनत का समाज हो, वो अपने आप अपना अक्स प्रेमचंद के साहित्य और प्रेमचंद के विचारों में तलाशता है। इसीलिए आज जब 140वां जयंती कल हमने मनाई है प्रेमचंद की, तो हमने देखा कि पूरे उत्तर भारतीय समाज में, कस्बों में, जिलों में, यानी बावजूद इसके कि ये कोरोना काल है, इतनी बंदिशें हैं, इन बंदिशों के बाद जो माध्यम हमारे सामने उपलब्ध है सोशल मीडिया का, इस सोशल मीडिया पर जितनी अनुगूंज प्रेमचंद की रही है, विभिन्न मंचों से रही है, उतनी जो है किसी और लेखक के रूप में, किसी और विचारक के रूप में किसी की नहीं रही है। तो प्रेमचंद एक कालजयी लेखक थे, तो उनके कालजयी लेखक होने का प्रमाण यही है कि आज उनके लेखन को हम एक कालपात्र सरीखा समझते हैं और उनके लेखन को पढ़ते हुए, उससे गुजरते हुए जो भारतीय समाज, यानी जो कल का भारतीय समाज था, उस कल के भारतीय समाज को भी समझते हैं और जो आज का भारतीय समाज है, उस आज के भारतीय समाज के सवालों के जवाब भी हमें मिलते हैं। तो प्रेमचंद की सबसे बड़ी शक्ति यही है। दूसरी एक बात देखिए, प्रेमचंद को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। अब अंबेडकरवादी हलकों से ये सवाल अक्सर किया जाता है कि प्रेमचंद के साहित्य में अंबेडकरवादी चेतना है या नहीं, या कुछ दूसरे लोग या आरोप लगाते हैं कि प्रेमचंद गांधीवादी चिंतन के बंदी थे। तो सवाल यह है कि गांधी, अंबेडकर और प्रेमचंद ये तीनों समकालीन थे, यानी गांधी राजनीति के स्वाधीनता आंदोलन के शीर्ष पर थे, अंबेडकर जो है एक दलित मुद्दों को लेकर के, समता समानता के चिंतन को लेकर के केंद्र में थे, और प्रेमचंद साहित्य के केंद्र में थे, यानी ये तीनों समकालीन। तो प्रेमचंद के साहित्य में या प्रेमचंद के वैचारिक लेखन में जहां हम गांधी का प्रभाव हम देखते हैं और पाते हैं, वहीं से कई अवसरों पर गांधी के साथ असहमतियां भी प्रेमचंद व्यक्त करते हैं। एक उदाहरण, यानी कि जब भूकंप आया था बिहार और आसपास के इलाकों में, तो उस भूकंप को गांधी जी ने दैवी प्रकोप कहा था। प्रेमचंद ने उसको प्रश्नांकित करते हुए कहा यह दैवी प्रकोप नहीं था, यह प्राकृतिक कारणों से था, यह भूगर्भीय कारणों से था, और जब आप इसको दैवी प्रकोप कहते हैं तो इसे आप सीमित करते हैं धार्मिक कर्मकांड में। उन्होंने असहमति जताई, और भी कई मौकों पर असहयोग आंदोलन भी जब वापस आया, उसमें भी उन्होंने असहमति व्यक्त की थी। यद्यपि प्रेमचंद ने गांधी के असहयोग आंदोलन में ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था। उस स्वाधीनता के प्रति प्रतिष्ठित होने के कारण ही उनका पहला संग्रह सोजे वतन उनका जब्त हुआ था। और अंबेडकरवादी चेतना का जहां तक सवाल है, देखिए 1927 में अंबेडकर ने तालाब से पानी लेने के आंदोलन के दौरान मनुस्मृति जलाई थी। उसी 1927 में प्रेमचंद ने मंदिर सरीखी कहानी लिखी थी। उस मंदिर सरीखी कहानी की जो दलित पात्र है, मुख्य दलित पात्र है, वो जब उसे मंदिर की सीढ़ियों से उसे भगाया जाता है, उसे ढकेला जाता है, उसे ठेला जाता है, तो क्या कहती है? वो कहती है तुम अपने पत्थर के देवता को अपने पास रखो, नहीं आऊंगी अब। तो यह प्रतिरोध उन्होंने एक दलित पात्र द्वारा अभिव्यक्त कराया। या गबन कहानी के जो दलित पात्र है देवी दीन, उस देवी दीन के मुंह से उन्होंने कहलाया। उसके दो बेटे जो हैं असहयोग पिकेटिंग करते हुए शहीद हो गए थे, उनकी लाश को गंगा में वो प्रवाहित करके आया, और वापस आकर के जो उस समय स्वराज आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वहां पर बनारस में, उससे उन्होंने देवी दीन ने सवाल किया कि जब आजादी आ जाएगी तो तुम भी क्या उसी तरह से बड़े बंगलों में रहोगे, मोटरों पर घूमोगे? यानी उसने प्रश्नांकित किया आजादी के आंदोलन के कर्णधारों को। तो जब प्रेमचंद
अपने साहित्य के माध्यम से ये सवाल उठा रहे थे, तो वो अंबेडकर के सवालों को अभिव्यक्त कर रहे थे, अंबेडकर की चिंताओं को अभिव्यक्त कर रहे थे, वो भगत सिंह की चिंताओं को अभिव्यक्त कर रहे थे। तो हमारे विचार का मुद्दा ये होना चाहिए कि अंबेडकरवादी चिंताएं प्रेमचंद के साहित्य में मौजूद हैं या नहीं। यानी कि मैं प्रेमचंद को ये नहीं कहता कि उन्होंने अंबेडकर से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये बातें कही, लेकिन प्रेमचंद अंबेडकर की चिंताओं को अभिव्यक्त कर रहे थे। यही एक बात मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि प्रेमचंद हंस का संपादन कर रहे थे। जब पूना पैक्ट का मसला आया, जब गांधी और अंबेडकर के बीच में एक बड़ा संवाद हुआ, हंस के मुखपृष्ठ पर अंबेडकर का चित्र प्रेमचंद ने प्रकाशित किया अपने संपादकत्व में। यह असाधारण घटना थी और मेरी स्मृति में नहीं है कि उस दौर में किसी अन्य राजनीतिक या साहित्यिक पत्रिका ने मुख पृष्ठ पर अंबेडकर का चित्र प्रकाशित किया हो और उस चित्र के नीचे जो उनको महापुरुष और महान चिंतक जैसे सरीखे शब्द भी लिखे थे। तो प्रेमचंद जो है, जो एक समाज में जो एक बदलाव का चिंतन था, हाशिए के समाज के पक्ष में जो सोच थी, जिस आंदोलन के लिए अंबेडकर प्रतिशत थे, लगातार वो चिंताएं प्रेमचंद के उसमें शामिल थी। और जो गांधीवाद की सीमाएं थी, धार्मिक सीमाएं हो या वर्णाश्रमी धर्म का जो गांधी का समर्थन हो, या जमींदारों के विरुद्ध जो है कांग्रेस के द्वारा आंदोलन न किए जाने की बात हो, प्रेमचंद ने लगातार जो है इसकी आलोचना की और अपने लेखन में इसे अभिव्यक्त किया। आज के समय में अगर प्रेमचंद होते तो उनके सामने क्या क्या सवाल होते, क्या क्या वो चुनौतियों से मुठभेड़, किन किन चुनौतियों से मुठभेड़ करते? देखिए, ये संयोग है कि प्रेमचंद ने अपने समय में जिन चुनौतियों से मुठभेड़ किया, एक चुनौती छोड़ करके, यानी कि वो जो है, जो अंग्रेजों की चुनौती थी, जो देश को स्वाधीन करने की चुनौती थी, वो चुनौती आज मौजूद नहीं है। आज अगर प्रेमचंद होते तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती इस जनतंत्र को बचाने की, इस जनतंत्र को धर्मतंत्र में, यानी कि हिंदू राष्ट्र में बदले जाने से रोकने की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के खोल में जो बहुलवादी जो है इस भारतीय समाज की संरचना को जो नष्ट करने की कोशिशें हैं, इसके विरुद्ध प्रेमचंद जो है तन करके खड़े होते। मैं समझता हूं कि प्रेमचंद के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती होती। इसलिए चुनौती होती कि देखिए, आज का अभिव्यक्ति पर, आजादी पर खतरे का ही समय नहीं है। किन लोगों की अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा रही है? उन लोगों की अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा रही है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो वर्णाश्रमी जो एक सोच है उसको प्रश्नांकित कर रहे हैं। वो चाहे गोविंद पानसरे हो, चाहे दाभोलकर हो, चाहे कलबुर्गी हो, चाहे गौरी लंकेश हो, या वाई आई एम नॉट हिंदू लिखने वाले कांचा इलैया हो, कास्ट एंड आई लिखने वाले पेरुमल मुरुगन हो, या आनंद तेल तुम्बडे हो जिन्होंने लिखा है रिपब्लिक ऑफ कास्ट। तो आज की जो चुनौतियां हैं, प्रेमचंद इन्हीं बातों में खड़े होते और प्रेमचंद भी राष्ट्र विरोधी करार दिए जाते और प्रेमचंद भी उन्हीं बातों में खड़े किए जाते जिन बातों में जो नाम हमने अभी लिए हैं, जहां वे खड़े किए गए हैं। और जाहिर है प्रेमचंद नेतृत्वकारी मुद्रा में भूमिका में होते। तो आज जो है प्रेमचंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रेमचंद का विचार, प्रेमचंद का लेखन हमारी प्रेरणा के लिए हमारे बीच उपस्थित है। और देखिए, हिंदी समाज में, हिंदी लेखकों के बीच सुस्ती पस्ती का जो भी भाव हो, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि दक्षिण भारत, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे मलयाली लेखक हो, चाहे कन्नड़ के लेखक हो या दूसरी भाषाओं के लेखक हो, ये बहुत रूटेड हैं अपनी समाज, अपनी समस्याओं की जड़ में ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की तरह रचे ढसे हैं। हमारे हिंदी समाज की दिक्कत यह है कि हमारा लेखक जो है, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की भूमिका होती है, उस ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की भूमिका में उस तरह नहीं है जिस तरह आनंद तेलतुम्बडे या पेरुमल मुरुगन या कांचा इलैया रहे हों। तो आज जरूरत इस बात की है कि वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के
प्रेमचंद ने जिस परंपरा का विकास किया था, जिसको कि राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, नागार्जुन, इस तरह के बहुत से लेखकों ने जिसका कि अपने लेखन, अपने विचारों में जिसको आगे बढ़ाया, उस परंपरा का अनुगमन करते हुए एक जो है जमीनी बुद्धिजीवी और एक सक्रियता करने की आवश्यकता है। और मैं फिर कहूंगा कि हमें अपने प्रकोष्ठों से निकल करके चिंतन में कम से कम अपने चिंतन में और विचार में भारतीय समाज के एक 72 सवालों से जुड़ना होगा और अपने लेखन में उसी तरह से प्रेमचंद ने जिस कसौटी को बदलने की बात कही थी, अपने विचार और लेखन में उसे आत्मसात करके उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बस एक छोटे छोटे दो एक सवाल आपसे करेंगे। एक तो जैसे आपने बताया ये कि वो गांधी से भी प्रभावित हो रहे थे, लेकिन गांधी से उनकी असहमति भी थी। वो अंबेडकर से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अंबेडकर से भी उनकी थोड़ी बहुत वैचारिक असहमति थी। वे रूस की क्रांति से भी तो बहुत प्रभावित नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अंबेडकर से असहमत थी, मैंने गांधी के असहमत की बात कही। मैं ये कह रहा था कि अंबेडकर की चिंताएं नहीं आपने नहीं कहा, लेकिन ये मेरी अपनी टिप्पणी है ये कि हाँ, वो हाँ, लेकिन मैं उनके लेखन में से जब भी गुजरता हूँ, उनके जब लेखों को पढ़ता भी हूँ, तो वो इस बात से बड़े खुश थे कि रूस में व्यवस्था बदली है और एक नई व्यवस्था की जो बात वो बार बार करते थे, वो वहां से भी प्रभावित हो रहे थे। तो ये तो दुर्भाग्य था कि वो थोड़ा जल्दी चले गए वो बीमारी की वजह से, वरना तो वो काफी उसमें और पक जाते, मेरे ख्याल से उन विचारों से और पक जाते। और ये तो अच्छी बात है कि आदमी किसी से जब अपने समय के तमाम विचारकों से प्रभावित होता है, तो वो उनका सिर्फ अनुकरण नहीं करता है, वो उससे पकता है, अपने विचारों को पकाता है, और तब वो अपने विचार उसके स्वतंत्र रूप से आते हैं। तो एक सवाल और आखिर में, और फिर मैं आपको से विदा लूंगा। एक सवाल ये है कि जैसे प्रेमचंद और ये फणीश्वरनाथ रेणु, आपने फणीश्वरनाथ रेणु की चर्चा की और उसमें उनका जो उपन्यास है मैलांचल, उसकी चर्चा की, और ये एक बड़ा उपन्यास है और बहुत ही सार्थक उपन्यास है। लेकिन रेणु की जो दृष्टि है वो आपको नहीं लगता कि वो प्रेमचंद की तुलना में, हालांकि तुलना करना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि तुलना में वो थोड़ी सीमित है, क्योंकि वो जो है वो जैसे संवदिया कहानियां हैं उनकी, और भी कई कहानियां हैं, तो उसमें जो मुझे लगता है, आप इस पर अपनी राय दीजिएगा, कि वे जमीन के सवाल पर उठाते तो हैं अपनी रचनाओं में, लेकिन वे ढहती हुई जमींदारी व्यवस्था के प्रति थोड़ा बहुत सिंपैथी उनके मन में है, और जो उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं नजर आता है। आपकी टिप्पणी इस पर जानना चाहेंगे। पहली बात तो जो आपने प्रेमचंद के संदर्भ में सोवियत क्रांति से प्रभावित होने की बात कही, वो बिल्कुल सही है। और आप देखिए 1917 में सोवियत क्रांति हुई थी, और 1919 में उन्होंने लेख लिखा था नया जमाना और पुराना जमाना। उस लेख में उन्होंने किसान और मजदूर राज की बात कही थी, और उनके बहुत से कहानियों में और उपन्यासों में और वैचारिक लेखन में लगातार वो जो है जो एक रूसी क्रांति थी उसकी प्रेरणा हमें देखने को मिलती है। और जो महाजनी सभ्यता उनका लेख था, उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की अनुगूंज दिखाई पड़ती है। और जो एक अधूरा उपन्यास उनका था मंगलसूत्र, उस मंगलसूत्र के नायक को उन्होंने एक वर्गीय अवधारणा की तहत ही सृजन कर रहे थे। तो ये सच है कि अगर वो उपन्यास पूरा होता तो प्रेमचंद जो है जो उनका एक आदर्श के रूप में जो उन्होंने एक मेहनत का समाज को देखा था, वो उसमें फलीभूत होती। अब एक दूसरी बात आपने जो रेणु और प्रेमचंद के संदर्भ में की, देखिए अगर रेणु के चिंतन को हमें समझना है
तो हमें मैला अंचल को बहुत गहराई से पढ़ना और समझना पड़ेगा। रेणु जो है, मैंने पहले भी कहा कि जमीन के प्रश्न को उठाते हैं, और मैला अंचल वो पहला उपन्यास है जिसमें संथाल यानी संथालों के जमीन के अधिकार के पक्ष में लिखा गया है और संथालों के संघर्ष को दिखाया गया है। उस संथालों के संघर्ष की चर्चा करते हुए रेणु जो उस उपन्यास में जो तहसीलदार हैं जिन्होंने सारी भूमि हथिया ली है, तो एक पूरा यानी जो एक ग्रामीण संरचना है, उस ग्रामीण संरचना में भूमि कितना महत्वपूर्ण कारक है और समाज का जो एक वर्चस्वशाली तबका है वो किस तरह भूमि के माध्यम से दूसरे तबकों को गुलाम बनाता है। दूसरा देखिए, रेणु क्या मतलब मैला अंचल एक राजनीतिक उपन्यास है और रेणु एक राजनीतिक व्यक्ति थे। वो राजनीति के रास्ते साहित्य में आए। वो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो कैंप हुआ था, उस कैंप में उनकी उम्र कम थी, उसके बावजूद वो उस कैंप की उनको याद थी। उसमें जिन लोगों ने हिस्सेदारी की उनकी चर्चा करते हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के दौर में और सोशलिस्ट पार्टी की राजनीति से गुजरते हुए रेणु जो है साहित्य को उन्होंने अपनाया था। तो उनका जो समूचा चिंतन है, मैं समझता हूं कि वो जो है वो मेहनतकशों के पक्ष में है, वो खेतीहर किसानों के पक्ष में है, और उनके जो लेख हैं और तो उनके नजदीक हमें जाना चाहिए। और देखिए, मैला आंचल में उन्होंने किसके पक्ष में लिखा है, किसको सवालों के घेरे में खड़ा किया है। उन्होंने जो एक चाहे ज्योति जी हो बाभन टोले के, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि के रूप में हो, या तहसीलदार हो, या इस तरह के जो पात्र हैं, इन तरह के पात्रों को उन्होंने प्रश्नों के घेरे में, सवालों के घेरे में खड़ा किया। और किन पात्रों के पक्ष में खड़े हुए वे कालीचरण के पक्ष में खड़े हुए। नक्षत्र मालाकार को जो है ध्यान में रख करके जो पात्र रचा है उसने, चरित्र कर्मकार के पक्ष में खड़े हुए। तो उनकी सहानुभूति चरित्र कर्मकार के साथ है, जो जमीन को लेकर के, और जो एक जिसे कहा जाए कि वंचित वर्ग है, जो वंचित वर्ग के लिए काम कर रहा है चरित्र कर्मकार, या कालीचरण जो जमीन की मांग को लेकर के। देखिए, बहुत ही एक सूक्ष्म ढंग से उन्होंने कई जगह कि जब सोशलिस्ट पार्टी के अंदर जो है बाकायदे नारा लगता है कि जमीन जोतने वालों की, तो उस जमीन जोतने वालों की नारा या उस सभा में कौन लोग होते हैं? उस सभा में ऐसे लोग होते हैं, निम्न जातियों के लोग, मेहनतकश जो लोग, संथाल सारे लोग। तो उस बंटवारे को रेणु दिखाते हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि रेणु कहीं भी किसी भी तरह से उन सामंती प्रवृत्तियों के या जमींदारों के पक्ष में खड़े होते हैं। वो लगातार उनके विरोध में खड़े हैं, और जो जमीन से जो वंचित हैं और जमीन से जो वंचना का जो कारण जो है वर्णाश्रम जाति व्यवस्था, दोनों को सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। और अगर इस बात को बेहतर ढंग से समझना है कि उन्होंने इन शब्दों में भी लिखा है कि वर्ण से वर्ग, यानी कि उन्होंने ये लिखा है कि जाति बहुत बड़ा कारक है, लेकिन जात की जो भूमिका जो है उसको करते हुए जाति से वर्ग तक की यात्रा समझने की दिशा को उन्होंने इंकित किया है। तो रेणु की जो समूची राजनीति थी, प्रेमचंद की राजनीति की विरोधी नहीं थी, प्रेमचंद की राजनीति से अलग नहीं थी। और मैं समझता हूं कि प्रेमचंद की जो परंपरा थी, प्रेमचंद की जो सोच थी, उसका विस्तार था रेणु का साहित्य, उसका विस्तार था मैला अंचल और परिकथा। भारतीय गांव को यानी गोदान को जहां छोड़ा था प्रेमचंद ने 1936 में, रेणु उसके आगे की कथा कहते हैं। तो गोदान और मैला अंचल मैं उसको एक ही कड़ी में पढ़ता हूं। तो और सिर्फ यानी कि जो उनकी समाजवादी राजनीति से उनका जुड़ना था, समाजवादी वैचारिकी से जो उनका जुड़ना था, वो किसी भी तरह से वामपंथ का विरोध नहीं था। उनके जो बहुत से उनके जो दूसरे साक्षात्कार हैं उनमें बहुत स्पष्ट
साहित्य में उनकी प्रेरणा कौन थे, किसको वो आदर्श लेखक मानते थे? यशपाल, यशपाल के पक्ष में जिन्होंने बहुत लिखा है, और जबकि उनके जो दूसरे समाजवादी साथी थे उनको सवालों के घेरे में खड़े करते थे कि आप एक मार्क्सवादी लेखक को जो है अपना आदर्श मानते हैं, मार्क्सवादी लेखक को अपने झोले में रखे हुए घूमते हैं। रेणु ने इन बातों को रेखांकित किया। मैं समझता हूं कि जो प्रेमचंद का एक जो सोच थी या जो प्रेमचंद की परंपरा थी, रेणु ने उसको ज्यादा जनतांत्रिक बनाया, ज्यादा आगे बढ़ाया, उसे ज्यादा विस्तार दिया। और प्रेमचंद की परंपरा के विरोध में रेणु नहीं करे थे, प्रेमचंद की परंपरा का विस्तार थे रेणु। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना की यही सीमा है कि उन्होंने प्रेमचंद को एक वर्गीय दृष्टि में सीमित करते हुए रेणु को खारिज किया। आज रेणु शताब्दी वर्ष में आवश्यकता इस बात की है, इस पे पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, इस पे पुनर्चर्चा होनी चाहिए। और प्रेमचंद की परंपरा जो वास्तव में प्रेमचंद की परंपरा थी, जिसमें जमीन के भी सवाल थे, जिसमें जाति के भी सवाल थे, जिसमें सांप्रदायिकता का भी सवाल था, जिसमें पूंजी का भी सवाल था, इन सारे सवालों को जोड़ते हुए रेणु के साहित्य का समग्रता में आकलन किया जाना चाहिए। तो ही हम प्रेमचंद के साथ भी, रेणु के साथ भी सही तरीके से उनका आकलन कर सकेंगे। और हमें जो उनसे सीखते हुए, प्रेमचंद से भी सीखते हुए, रेणु से भी सीखते हुए जिस भूमिका का निर्वहन करना है, तभी हम कर पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे और काफी कुछ जानकारी मुझे भी मिली। और आज आपको मतलब फुल लेंथ आपका व्याख्यान सुनने को मुझे मिला। और मेरे दोस्तों को भी ये अच्छा लगा होगा, और जो लोग यहाँ देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगा होगा, और समझ में काफी कुछ चीजें आई होंगी। धन्यवाद आप अरविंद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस बातचीत का अवसर प्रदान किया। और हम लोगों ने बहुत खुले ढंग से राजनीति से लेकर के साहित्य तक इन विस्तृत सवालों पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अरविंद जी। नमस्कार। नमस्कार।